प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस को देखा था। आज उस पार्ट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो भी मैं यहाँ पर रिएक्शन करवा रहा हूँ वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पॉर्टेंट है। आपको किसी भी तरीके की पैनिक होने की ज़रूरत है ही नहीं कि यार ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं या नहीं है। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर रखे हैं। तो जितना भी मैं करा रहा हूँ आपको उसको बाई हार्ट प्रैक्टिस करनी है, बाकी इसके अलावा कोई भी रिएक्शंस को प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो मैं टिप्स एंड टेक्निक दे रहा हूँ अगर आपको लगता है कि हाँ समझ में आ रहा तो दैट्स गुड, नहीं तो जो रिएक्शंस हैं उसको समझने की कोशिश करना। आपको जो रिएक्शंस बता रहा हूँ उसको उसी को बस प्रैक्टिस करना है, आपको दूसरी कोई भी रिएक्शंस बुक की प्रैक्टिस करके नहीं जानी है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये रिएक्शंस हमारे पास देखो, आज की जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शंस कौन कौन सी पहले तो ये बता दूँ आपको। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये वाली हैं और ये हैं। ये सब तो एक जस्ट एक हमारे पास एक रेफरेंस है कि कैसे इसको समझाने के लिए मैंने इसका हेल्प लिया है। बाकी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ये दो रिएक्शंस हैं। बाकी उसके बाद हमारे पास जो आती हैं ये हमारे पास ये तीसरी रिएक्शंस हैं और ये फोर्थ और ये रहा हमारे पास फिफ्थ। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ये 5 रिएक्शंस को कवर अप करेंगे। तो इन रिएक्शंस को ध्यान से सुनना और देखना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि HClO क्या है, HClO2 क्या है, HClO3 HClO4 क्या है। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि ये क्या है। तो मैं बता दूँ कि ये ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन है, मतलब क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स हैं। मैंने क्या बताया, दीज आर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। अब ये ऑक्सो एसिड क्या होते हैं यार नहीं जानते हो तो फिर ज़्यादा मैं डिटेल में डिस्कशंस किसी दूसरे लेक्चर्स में करूँगा। उसकी सेपरेट वीडियो में ऑक्सो एसिड की एक सेपरेट वीडियोस आएगी तो उसमें मैं करूँगा, तो वहाँ पे जाकर डेफिनेटली देख लेना। मगर अभी हमारे उस लेक्चर्स का जो मेन मकसद है वो नहीं है। तो समझ, ऐसा नहीं कि समझोगे नहीं, हर चीज़ समझ जाओगे। HClO, HClO2, HClO3, HClO4 पहले तो दिमाग में याद करो कि ये जितने भी मैंने लिख रखे ना लाइन से याद करो। HClO, HClO2, HClO3, HClO4 वीडियो को पॉज कर लो और एक बार याद करो, दिमाग में थोड़ा सा फीडअप करो। HClO 1 ऑक्सीजन है, HClO2 2 ऑक्सीजन, HClO3 3 ऑक्सीजन, HClO4 4 ऑक्सीजन। ऐसे लाइन से याद कर लो चारों। ये जो चारों ऑक्सो एसिड है आपको बाई हार्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। सबसे पहले आती है कि HClO का नाम क्या है। तो इसका नाम जो है ना वो है हाइपोक्लोरस एसिड। पेन चेंज कर देते हैं। इसका नाम क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड नाम है, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। आखिर इन सब एसिड्स को रिमेंबर कैसे करे जाते हैं मैं इसकी सेपरेट वीडियो में बता रहा हूँ, तो उसको मैं बना दूंगा। आपकी इच्छा होगी तो देख लेना, नहीं तो यहाँ पे जो आपको लगता है मैं आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लोगे, रिमेंबर कर लोगे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप बता देना, ठीक है। तो हाइपोक्लोरस एसिड हो गया। HClO रहेगा तो हाइपोक्लोरस एसिड कहेंगे। हाइपो को हटा दो, इसका नाम क्या होगा, क्लोरस एसिड। हाइपो को हटा दो, इसका नाम क्या होगा, क्लोरस एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे अस हटा के लगा दो, यहाँ पे देख रहे हो अस है तो यहाँ पे क्लोरिक होगा। ये कौन सा एसिड होगा, ये क्लोरिक एसिड होगा। और उसके जस्ट नीचे बात करोगे तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर लग जाएगा बस। तो आगे पर लग जाएगा पर, बाकी पूरा नाम वही रहेगा, पर क्लोरिक एसिड। मैं बता रहा हूँ इन सारी एसिड्स को याद करने की एक अलग ही टेक्निक्स हैं। इन सबकी टेक्निक्स अवेलेबल है यहाँ पर। इन सब की कैसे याद करे जाते हैं सबकी टेक्निक। मगर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आपके नहीं रिमेंबर है तो बस आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी। ज़्यादा बहुत सारे ऐसे एसिड है जिनकी हेल्प से हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं, बट आपके पास टाइम नहीं है तो इतना काम आप नहीं कर सकते हो। तो आप ऐसे ही लाइन से याद कर लो जैसे मैंने बता रखा है। HClO, HClO2, HClO3, HClO4 लाइन से याद करना है। देखो पहले हाइपोक्लोरस, फिर हाइपो हटा देना, क्लोरस, फिर अस को हटा के क्लोरिक, फिर पर क्लोरिक। लाइन से याद करना हाइपोक्लोरस। देखो आइज क्लोज करो और एक बार दिमाग में बोलो कि जब तुम उस किसी भी रिएक्शंस को बोलोगे और लिखोगे तब जाकर किसी भी रिएक्शन को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। अपने हाथ से नहीं लिखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये रिएक्शंस उम्मीद भी मत करना कि तुम पेपर में लिख कर भी आओगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दिमाग में फीड करो कि आंखें बंद करो और एक बार बोलो HClO, HClO2, HClO3, HClO4। उसके बाद पहले का नाम क्या है, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक। तो ये चारों जो मैंने नाम बताया ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरी बात आती है, अब आपको दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट।
ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता किसी भी कंपाउंड में किसी इंडिविजुअल एलिमेंट का भी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, आपको निकालने आई हो पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं, क्योंकि हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी और आईपीएससी नेमिंग करते समय वहाँ पर, तो वहाँ पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वहाँ पर मैं बता दूंगा। मगर अभी अगर आपको आता है तो दैट्स गुड, नहीं आता है तो यार कोई बात नहीं, मैं आपको अभी ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो वहाँ पर देख लेना। यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मैं एस्ट्रिक लगा रहा हूँ ये Cl के लिए, मतलब यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आप बात करोगे तो HClO में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, HClO2 में यहाँ पर +3 है, HClO3 में यहाँ +5 है और HClO4 में यहाँ +7 है। तो मतलब क्या हुआ कि HClO में मेरे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, HClO2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, HClO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की कितनी है, क्लोरीन की +5 है, HClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। दैट मीन्स पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, क्लोरिक एसिड में +5 है, क्लोरस एसिड में +3 है, हाइपोक्लोरस में +1 है। अब इसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना भाई साहब ये है, ठीक है, ये दो जो दिख रहे हैं आपको HClO और दूसरा नाम कौन सा होता है HClO3, ये क्या हो गया हमारे पास दूसरा हाइपोक्लोरस और ये कौन सा होगा क्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर ये वाला जो एसिड है इसको मैं जब आपको ऑक्सो एसिड पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको पैरेंटिक एसिड कहता हूँ। क्या कहते हैं इसको, पैरेंटिक एसिड, क्या कहेंगे इसको, पैरेंटिक एसिड। आपको ये पता होना चाहिए कि HClO, अगर कोई पूछता है क्लोरीन का पैरेंटिक एसिड क्या है तो आपके दिमाग से तुरंत जवाब जाना चाहिए कि भाई साहब कि क्लोरीन का जो पैरेंटिक एसिड है ना वो क्लोरिक एसिड है। एक लग रहा है नाम में, क्लोरिक एसिड है, क्या नाम है क्लोरिक, और उस क्लोरिक एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। अब इसका काम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, हमको इसका यूज़ कहाँ पर है, कैसे रिएक्शन को कैसे समझेंगे, तो वो मैं आपको वीडियो लेक्चर्स में, अपकमिंग जो भी वीडियो लेक्चर्स आएंगे उसके थ्रू मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, तो समझ जाओगे धीरे धीरे। अब दूसरी एक बार बता दें आपको, देखो नेमिंग भी करनी पड़ेंगी आपको। रिएक्शंस तो मैं अभी बता दूँगा, रिएक्शन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मगर थोड़ी सी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसको समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि रिएक्शंस ऐसे रट्टा मारोगे यार बिल्कुल भूल जाओगे, थोड़ी बहुत तो समझ में आनी चाहिए। क्योंकि कई बार हो सकता है ना वो सामने वाला इंसान आपको वर्ड्स में अगर बोलेगा कि भाई साहब बताओ ना ये कंपाउंड इसके साथ रिएक्शन करे, लिख कर नहीं देगा। अगर आपको नाम ही नहीं बोलेगा कि भाई पर क्लोरिक एसिड बन रहा है या फिर पर क्लोरिक एसिड किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, अब पर क्लोरिक एसिड का आप फार्मूला ही नहीं जानोगे तो रिएक्शन क्या कराओगे। तो पहले नाम भी पता होना चाहिए, नाम के साथ फार्मूला भी पता होना चाहिए। अगर फार्मूला ही नहीं पता तो फिर रिएक्शंस की तो बात ही नहीं उठती है, ठीक। तो यहाँ पर पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कभी भी कोई अस एसिड होता है, कभी भी कोई अस एसिड होता है, अस एसिड होता है, तो वो जो अस एसिड होता है अगर उस अस एसिड से हम लोग H+ को हटा देते हैं, ठीक है, अस एसिड जो होता है वो आइट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, आइट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए क्या कंडीशन मैंने बताया कि हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है। हाइड्रोजन को क्या कर दोगे, हटा दोगे। देखिए इस वजह से मैंने माइनस लगा रखा है, मतलब कि हटाना, रिमूव करना तुम्हें। हमने कि अस एसिड से आइट आयन बनता है और इक एसिड से क्या बनता है, एट आयन बनता है। मैंने क्या बताया, इक एसिड से एट आयन बनता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करने वाला हूँ मैं, तो यहाँ समझना। दो जो आपकी इंपॉर्टेंट है मैं उसकी बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपना दिमाग लगा सकते हो तो लगा लेना यार। बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम दो कि इसमें वेस्ट नहीं कर सकता। मैं जब सेपरेट एक वीडियो बनाऊँगा ऑक्सो एसिड का तो मैं वहाँ सारी डिटेल डिस्कशंस कर दूँगा, ठीक है। मगर जो आपके पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वही बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर बात कर देंगे, तो हमने कहा कि ना पेन भी नहीं चल रहा है, अच्छा। HClO जो होगा, HClO को अगर हमने कहा कि HClO से H+ निकाल दोगे, HClO से अगर H+ निकाल दोगे, मेरे पास देखो H+ रिमूव हो गया, प्लस ClO1- आ जाएगा। इस HClO को मैं आपको एक बार और बता दूं कि HClO को हम लोग HOCl से भी रिप्रेजेंट करते हैं, HOCl भी दिखा सकते हो या ClO भी लिखो। तो ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, HClO लिख दो या HOCl लिखो, दोनों चीज़ सेम है। आप HClO भी दिखा सकते हो, HOCl भी दिखा सकते हो। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगा। अभी मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं अब। तो यहाँ पर देखो बात आई
HClO को हम लोग HOCl की तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही फॉर्म सही है। हमने कहा कि इसका नाम क्या था, HClO का नाम क्या था बताओ, हाइपोक्लोरस एसिड था। हमने कि जब किसी एसिड से H+ रिमूव कर देते हो पूरी तरीके से रिमूव कर दोगे, तो जो मेरे पास ये निगेटिव वाला पार्ट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोराइड बोलेंगे, हाइपोक्लोराइड बोलेंगे। नेमिंग समझ में आ रही है क्या? हाइपोक्लोराइड आयन, आयन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हाइपो क्यों लगाया भाई साहब? हाइपो तो पूरा नाम वही रहेगा। मैंने क्या कहा कि जो भी अस वाला होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इसका नाम क्या था, HClO का हाइपोक्लोरस एसिड था। हाइपोक्लोरस से मैंने कहा कि H+ हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, आइट आयन बन जाएगा। तो देखो जहाँ पे एस था वहाँ पर आइट लगा दिया, देखा कि नहीं देखा, हाइपोक्लोराइड आयन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ClO- का क्या नाम हो जाएगा, हाइपोक्लोराइड आयन। समझ में आई बातें? सिमिलरली आपको एक रिएक्शंस फिर से, मतलब रिएक्शंस क्या है, एक नेमिंग है, फिर से देखो। हमने कि अगर आपके पास कभी ऐसा आता है HClO3 आता है, मैंने क्या बताया, HClO3 आता है, ठीक है, HClO3 आता है, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या काम करोगे, HClO3 में फिर से H+ को हटा दोगे। पहले आपको पता है पहले पॉजिटिव पार्ट रहता है तो फिर H+ रहेगा, और उसके बाद ClO3 1- हो जाएगा। यहाँ पर HClO3 का नाम क्या था आपको पता है कि HClO3 का नाम क्या था, परक्लोरिक एसिड। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक दिख रहा होगा, इसका नाम क्या था, परक्लोरिक एसिड। इस परक्लोरिक एसिड से अगर H+ को रिमूव कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो इसका नाम परक्लोरिक एसिड था। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूज हो रहे होगे तो परक्लोरिक एसिड नाम था कि नहीं था बताओ। इसका नाम परक्लोरिक एसिड था। यहाँ से इक एसिड जो भी है मेरे पास क्या आ जाएगा, अब किस में कन्वर्ट होगा, इक रहेगा ना तो 8 में कन्वर्ट जाएगा, अधिक है तो 8, इक रहेगा तो 8 में, ठीक। तो मतलब क्या हो जाएगा, पर क्लोरेट हो जाएगा। पूरा नाम वही रहेगा, बस जहाँ पर इक रहेगा वहाँ पर 8 लगा देना, पर क्लोरेट। समझ में आया क्या, पर क्लोरेट आयन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बातें कि नहीं आई? तो मैंने यही बताया कि भाई साहब देखो मेरे पास ये था क्या, ClO- हाइपोक्लोराइड आयन होता है, उसी तरीके से पर क्लोरेट आयन होता है। सिमिलरली मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर H+ हट जाएगा तो फिर यहाँ ClO2 1- होगा तो इसका नाम क्लोराइड आयन हो जाएगा। इसका नाम क्या जाएगा, अस है ना, तो क्लोराइड आयन हो जाएगा। और इसका नाम देखो ClO3 है, तो H+ जब हट जाएगा ClO3 1- आएगा। इस ClO3 1- को हम लोग क्लोरेट आयन कहेंगे, ठीक। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, समझ में आएगी तो यहाँ तक जो भी नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, नहीं तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ नीचे, यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी तो बढ़िया है, नहीं आई होंगी तो फिर देखो नीचे ज़रा। हमने कि HCl+ NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर क्या बनता है आपको पता होगा कि यहाँ पर जो भी एसिड है, HCl आपको पता होगा एक एसिड है और ये NaOH क्या एक बेस है, ठीक है। एसिड और बेस में आपको पता है कि जो हमारे पास ये मेटालिक पार्ट है, ये जो सोडियम मेटल है, मेटल जो होता है एसिड के Na के जो है H+ को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो ये Na को हटा देगा ये H, तो क्या बन जाएगा, देखो H को Na हटा देगा, मतलब यहाँ पर जहाँ H था वहाँ Na आ जाएगा, NaCl हो जाएगा। और ये H+ और ये OH- आपस में कंबाइन करके H2O की फॉर्मेशन कर लेंगे। H2O कैसे बना, H+ और OH- की कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है आपको पता है ना, H2O बन जाता है, ये तो पता होगी। H+ और OH- मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O। तो आपको मैं समझाने के लिए लिख रखा हूँ, ऐसा मत करने लगना पेपर में बैठ के वहाँ भी लिखने लगना, नहीं, केवल इतना बस आपको दिमाग में होना चाहिए। H+ और OH- कंबाइन होकर क्या बनते हैं, H2O, ठीक। समझ में आई? मतलब कि किसी भी बेस का जो मेटालिक पार्ट होता है वो मेटल के H+ को हटा देता है। मतलब कि मैंने क्या बताया फिर से सुन लो, कोई भी अगर बेस होता है, बेस का मेटालिक पार्ट जो होता है एसिड के H+ को हटा देता है। मतलब कि एसिड का H जो होता है वो मेटल के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। मतलब कि एसिड का जो H होता है मेटल के बेस के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, ठीक। ये बातें तो समझ में आई तो दैट्स गुड, नहीं समझ में तो फिर से ज़रा देखो, कोई दिक्कत नहीं यार, जहाँ तक समझ में आ रहा है बस समझते जाओ। अभी देखो सब समझ में आएगी, यहाँ भी नहीं समझ में आया नीचे देखो फिर से, यहाँ तक जो भी आया अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है H2O के Cl2 के साथ रिएक्शन, ये बता क्यों ना, अभी समझ में आ जाएगा। H2O जो है Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, पहली बात आपको ये बताना चाहिए कि जो पानी है आपके पास, जो H2O हो वो टूटता है H+ में और OH- में, ये पता है क्या। H2O को मैंने कहा कि H2O को मैंने दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर लिया, H+ में और OH- में कर दिया है। अब उसकी उसी तरीके से मैंने Cl2 को मैंने Cl और इसको भी Cl के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, एक H और एक Cl क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये OH और Cl, OH और Cl, HOCl बना दो या HCl लिख दो, जो समझ में है वो लिखो, HOCl लिखो, HOCl। समझ में आया क्या? इसी HOCl को नहीं समझ में आया भाई, देखो मैंने कहा कि ना इसी क्या लिखेंगे, HOCl, तो थोड़ा सा अरेंज कर लेना, OH माइनस रहेगा और ये Cl रहेगा तो HOCl लिखेंगे, ठीक है। ये H और ये Cl आपस में कंबाइन करके HCl की फॉर्मेशन कर लिया, और ये OH और ये Cl HOCl की फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या बना, यहाँ पर आपको पता है कि ये मेरा पॉजिटिव पार्ट है और ये निगेटिव पार्ट है, और यहाँ पर HOCl में आपको पता होना चाहिए कि ये H प्लस मेरा पॉजिटिव पार्ट होता है और बाकी इतना जो पूरा पार्ट है वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो किसी भी तरीके की मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम सबको हुई होंगी। तो यहाँ पर जो HCl बना, HOCl बना, ये जो HOCl है, ये जो हम लोगों ने जो कंडीशन लिया, ध्यान रहे, ये जो वाटर लिया था, ये वाटर मेरे पास कोल्ड था। कैसा था ये पानी, दिमाग में रहना चाहिए, पानी जो है यहाँ कोल्ड है, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपकी कॉपी में स्पेस होगी तो वहाँ पर लिख लो। ये जो H2O है मेरे पास कोल्ड कंडीशन है, कोल्ड ठंडा है, ठीक है। हम कह रहे हैं ये जो मेरे पास HOCl बना मतलब कि हाइपोक्लोरस एसिड बना, ये देख लो यहाँ पर नाम लिख रखा है HOCl जो बना, इसी को HClO भी लिख सकते हो, HOCl भी लिख सकते हो। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड अगर इसको हम फर्दर हीटअप करते हैं, मैंने क्या बताया, इस HClO को मैंने कहा है, पूरी रिएक्शन को नहीं कहा है मैंने, इस HClO का HClO अगर मैं फर्दर हीट करता हूँ, ये हीट का सिंबल है, तो ये जो HOCl है ये HClO है, ठीक है, इसी को HOCl कहते हैं, ये HClO है, ये कन्वर्ट हो जाता है HClO3 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है HClO3 में। इस वजह से मैं कह रहा था कि HClO3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HClO3 को हम लोग पैरेंटिक एसिड कहते हैं, मतलब कि HClO3 भाई है, HClO3 नीचे ऑक्सीजन 3 है, भूलना मत, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है HClO3, ठीक है, आगे भी आएगा तो भूलना मत। HClO3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्लोरीन की प्लस की 5 है, तो इसको फर्दर हीटिंग करते हैं तो ये जो HOCl होता है वो कन्वर्ट हो जाता है HClO3 में। यहाँ पर HClO3 में आपको पता होगा, इसका नाम तो मैंने बता दिया है, नाम तो यहाँ सारे लिख रखे हैं, तो यहाँ पर दोबारा लिखने की कोई भी नीड नहीं लगती है, मुझे ऐसा लगता है। अब क्या करोगे, अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की, रिएक्शंस की, ठीक है, रिएक्शंस की। यहाँ पर अगर आपको समझ में आई है ना, अब देखो इसका कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। हमने कि NaMH क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, पेपर में कैसे आए क्वेश्चन, बात सुन लो फिर से। पेपर में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, NaMH क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है मगर कंडीशन कोल्ड एंड डाइल्यूटेड है, मतलब कोल्ड एंड डाइल्यूटेड NaMH रहेगा, या फिर हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaMH रहेगा। हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaMH, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड NaMH, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड NaMH, हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaMH। डाइल्यूट का मतलब तो पता है ना कि यहाँ पर पानी ज़्यादा है, डाइल्यूट का मतलब पानी यहाँ पर ज़्यादा है। हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH का मतलब यहाँ पर NaMH ज़्यादा है। डाइल्यूट का मतलब ही हो गया भाई साहब यहाँ पानी ज़्यादा है, दिमाग में रख लो, डाइल्यूट का मतलब ही हो जाता है पानी ज़्यादा है। अब आपको दूसरा भी बता दो कि इस NaMH को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, तो हॉट एंड कंसनट्रेटेड, ये कंडीशन से है, कंडीशन, इसको मत लिखने लगना। NaOH का नाम क्या होता है, NaOH का पहला नाम तो भाई साहब हर कोई जानता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, Na को सोडियम और OH माइनस को हम लोग हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। यहाँ तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। इसका दूसरा नाम क्या है, इसी को ही हम लोग किसी और भी नाम से जानते हैं, पता है क्या आपको, बताना चाहोगे, दिमाग पे फोकस करो और बताओ ज़रा मुझे, NaOH का और किस नाम से जानते हैं। तो NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कहते हैं, साथ ही साथ इसी को हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। तो पेपर में ना दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कई बार हो सकता है कि हॉट एंड कंसनट्रेटेड कॉस्टिक सोडा, हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो शब्दों में ऐसे भी बोल सकता है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर हॉट एंड कंसनट्रेटेड कॉस्टिक सोडा, तो किसी भी नाम के थ्रू आपको वर्ड्स में दे सकता है। दूसरे तरीके कोल्ड एंड डाइल्यूटेड हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आ सकता है, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड कॉस्टिक सोडा भी आ सकता है। अब रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डाइल्यूट का मतलब ही क्या हो गया, पानी है भाई, पानी, पानी है। अभी पानी के साथ क्लोरीन की रिएक्शन बताया कि नहीं बताया, बताओ, मैंने पानी के साथ क्लोरीन की रिएक्शन बताया, क्या करोगे बताओ, HCl प्लस HOCl बनाओगे,
HCl प्लस HOCl बनाओगे नहीं बनाओगे बताओ। यहाँ पर देखो मैं समझा देता हूँ पहले थोड़ा सा रफली। मैंने क्या बताया कि देखो तुम्हें पेपर में रिएक्शन आएगा ना, NaOH की रिएक्शन आएगा ना Cl2 के साथ। अब तुम तो परेशान हो गए भाई सब कराना क्या। मैंने कहा कि ना ये जैसे उसने लिखा ना कोल्ड एंड डाइल्यूटेड, तुम्हारे दिमाग में ना घंटी क्या बची कि भाई डाइल्यूटेड का मतलब ही हो गया पानी। पहली बात तो यार डाइल्यूटेड का मतलब ही हो गया पानी। अब जैसे बोला गया ना डाइल्यूटेड का मतलब पानी हो गया, तो तुमने क्लोरीन की रिएक्शन पानी के साथ करा दी। पानी के साथ कराया तुमको, मैंने पानी के साथ किया था। पानी कैसे टूटता है बताओ, H+ और OH माइनस में। वाटर कैसे ब्रेक डाउन होता है, H+ में और OH माइनस में होगा। और Cl2 को भाई Cl में ब्रेक कर दोगे, इसका H और Cl के साथ भाग जाएगा तो HCl बन जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ये OH और Cl बन के HOCl बन जाएंगे। बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे। अभी मैंने क्या बताया, अब रिएक्शन में मैंने क्या बताया कि बताओ ये भी एसिड है क्या। हाँ यार ये भी एसिड है। ये भी एसिड है क्या। हाँ ये भी एसिड है। अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई हमारे पास बेस रहता है और बेस का जो मेटालिक पार्ट है, अगर रिएक्शन में एसिड का H+ है, मैंने कहा बेस है, अगर रिएक्शन में H+ है साथ में, तो वो जो बेस का जो मेटालिक पार्ट होता है वो एसिड से H+ को हटा देता है। तो मतलब कि जो हाँ जहाँ जहाँ पर ये H है, भाई साहब मेरे पास तो देखो NaOH था, पानी था, मगर उस पानी में NaOH था। अब होगा क्या, जहाँ जहाँ पर H है उस H को हटाकर आपको बस Na लिख देना, सोडियम लिख देना बस। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बताओ। रिएक्शन जहाँ पर H था ना वहाँ पर H को हटा के Na लगा देना है बस। तो यहाँ पर हो जाएगा NaCl प्लस क्या आ जाएगा, NaOCl हो जाएगा, NaOCl। समझ में आई कि नहीं आई रिएक्शंस। मैंने क्या बताया, जो भी हमारे पास H2OCl2 के साथ रिएक्शन कराया आपके पास ये बनेगा जहाँ जहाँ पर H था, क्योंकि मेटल का जो बेस का जो मेटालिक पार्ट होता है, जो बेस का जो मेटालिक पार्ट होता है वो एसिड के H+ को रिप्लेस कर देता है। तो जहाँ जहाँ पर H था वहाँ पर Na को लगा दिया। समझ में आया। तो मेरे पास जो रिएक्शंस बनी वो मेरी रिएक्शंस क्या हुई, तो रिएक्शंस में देखो क्या बना, NaCl बना है प्लस और क्या बना बताओ, NaOCl बना है, NaOCl बना है। यहाँ तक किसी भी तरीके की दिक्कत आई क्या, नहीं आई होगी। ठीक है, तो अब इसके आगे बात करते हैं। दूसरी बात, ठीक यहाँ तक दिक्कत नहीं आई होगी। हमने क्या फिर क्या बताया कि ये तो रिएक्शंस होगी, रिएक्शन कंप्लीट हो गई भाई साहब। इसका नाम तो पता है ना। अच्छा ये बताओ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना है। ऑक्सीडेशन स्टेट चलो भी बाद में बता दो लास्ट में, अभी पहले रिएक्शन समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर NaOH प्लस Cl2 NaCl प्लस NaOCl बन जाएगा। इसका नाम बताओ, पता क्या है। NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नाम तो पता होगा ना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ सोडियम, इतना समझ जाना, स्पेस कम है, उसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और इस NaOCl को क्या बोलोगे, अभी मैंने क्या बताया, तो OCl माइनस दिख रहा है ना, Na देखो प्लस में टूटेगा और OCl देखो माइनस में होगा। ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। रफली मैं ऐसे बता रहा हूँ, नाम कैसे करोगे। Na का तो सोडियम हो जाएगा, OCl माइनस का मैंने अभी नाम बताया था। इस ClO माइनस को मैंने कहा कि आप OCl माइनस भी लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा ना HOCl लिख सकते हो, उसी तरीके से जब H+ हट जाएगा तो OCl माइनस ही तो बचेगा मेरे पास। तो इस ClO माइनस लिखो या OCl माइनस लिखो, दोनों चीज़ सेम है। ClO माइनस लिखो या OCl माइनस लिखो, दोनों चीज़ सेम है। HOCl से निकालोगे तो OCl बनेगा, HClO से निकालोगे तो ClO माइनस बनेगा। हमने कि जब ऐसा किए हो तो इसका नाम तो सोडियम हो गया, इसका नाम तो सोडियम हो गया भाई साहब। OCl माइनस को क्या कहते हैं, हाइपोक्लोराइड। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब सुनो जरा एक दूसरी बात, कि जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का भी मैटर समझ लो जरा। यहाँ पर पता हो कि Cl2 हो या Br2 इस तरीके से अगर दिखता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। क्या होता है, 0 होता है। मैंने क्या कहा, कभी आपके पास N2 होता है, कोई पूछता बताओ N2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कहोगे 0। कोई बोलता है Br2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कहोगे 0। कोई कहता है Cl2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता होगा, 0। हमने कोई बोलता है Br2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताओगे 0। कोई बोलता है O2 ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे तो क्या बताओगे 0। मतलब कि कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंटल स्टेट में अगर रहता है, फ्री स्टेट में रहता है, तो फ्री स्टेट में जब ऐसे एलिमेंट रहते हैं तो उनका जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है।
ये बातें आपने रेडॉक्स में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग में इतना रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर देखो Cl2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। NaCl में आपको पता है कि यहाँ पर Na के ऊपर +1 तो Cl के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर OCl माइनस में मैंने अभी बताया था कि जब भी OCl माइनस की बात करोगे, HOCl की बात करो या ClO माइनस की बात करो, HOCl में मैंने कहा था कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो यहाँ पर भी जो OCl माइनस था, यहाँ जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई साहब, तो यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता दूं कि आपके काम की बात क्या है, कि यहाँ पर देख सकते हो ये जो क्लोरीन था, देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पर 0 था, ये जो Cl2 था, ये Cl2 का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट था। ये Cl2 देखो एक बार +1 हुआ है और ये Cl2 देखो एक -1 में हुआ है, मतलब कि वही सेम Cl2 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बढ़ा है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ 0 था, 0 से देखो +1 में गया है, तो 0 से +1 में गया मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। उसी क्लोरीन का देखो चार्ज यहाँ पर कम हुआ, तो हम कहेंगे यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ। हमने कहा कि जब किसी सेम स्पीसीज का, किसी सेम रिएक्शन में किसी सेम स्पीसीज का अगर एक बार ऑक्सीडेशन होता है और उसी सेम स्पीसीज का अगर रिडक्शन होता है, मैंने कहा कि अगर सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है, उसी सेम स्पीसीज का रिडक्शन होता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बताया, स्पेलिंग तो भाई साहब बड़ी है मगर मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, ये है पूरी रिएक्शन। मतलब कि किसी सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होना और किसी सेम स्पीसीज का रिडक्शन होना, मतलब किसी सेम स्पीसीज का एक बार चार्ज का बढ़ना और उसी रिएक्शन में किसी सेम स्पीसीज का घटना क्या कहलाता है, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। समझ में? तो ये जो रिएक्शन से लिख रहे हो ये एग्जाम्पल है, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो क्लोरीन का एक बार ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि चार्ज बढ़ा है और उसी क्लोरीन का एक बार चार्ज कम हुआ है, तो एक बार चार्ज का इंक्रीमेंट हुआ, एक बार चार्ज का डिक्रीमेंट हुआ। जब किसी सेम स्पीसीज का एक बार इंक्रीमेंट हो जाए और एक बार डिक्रीमेंट हो जाए तो हम ऐसे रिएक्शंस को डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। तो ये एक बात दिमाग में रखे रहना, पेपर में कभी आता है कि भाई साहब ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो पता होना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन भी है, ये डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन भी है। डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, स्पेलिंग बड़ा है तो याद कर लेना, ठीक है, ब्रेक डाउन करके पढ़ना तो समझ में आएगा। डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शंस, तो यहाँ पर था कोल्ड एंड डाइल्यूटेड की कंडीशन, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड कंडीशन। तो यहाँ पर NaOH की रिएक्शन आप Cl2 के साथ कराते हो, मगर यहाँ याद रखना हाय गर्मी आ गई, हाय गर्मी आ गई भाई साहब। यहाँ पर गाना सुना ना, हाय गर्मी, नहीं सुना क्या, सुन लो जाके यार, ठीक, कोई बात नहीं है, मजाक कर रहा था, ठीक है। NaOH Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा ना तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशन अगर रहती है तो पहला काम तो वही करना है, पहला तो रिएक्शन से वही बनेगा, NaCl ही बनने वाला है यहाँ भी। फिर बदलेगा क्या, जाहिर सी बात है यार, अगर कंडीशन को बदल रहे हो, पहले ठंडा रखे हो फिर गर्म करे हो तो कुछ तो बदलेगा ही बदलेगा। अब क्या बदलेगा, यहाँ पर देखो NaOCl+1 मतलब कि ठंडी थी तो एनर्जी कम थी, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में है। जैसे ही कंडीशन तुमने हॉट रखी तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 था अब वो +5 हो जाता है। मतलब कि मैंने कहा था ना अभी आपको पहले कि ये वाला चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, ClO3। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जहाँ पर H था, जहाँ पर अभी मैंने कहा ना HOCl रहता है, HOCl अगर हीट अप करते हो तो फिर HOCl जो होता है HClO3 में कन्वर्ट हो जाता है। HClO3 में कन्वर्ट तो हो जाएगा रिएक्शंस के अंदर, मगर उस रिएक्शंस में आपके NaOH है। अगर उस रिएक्शन में NaOH होगा तो वो जो HClO3 जो बनेगा ना, उस HClO3 के H को Na हटा देगा। जब हटा देगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा बताओ, NaClO3 बन जाएगा। समझ में आया क्या, NaClO3 बन जाएगा। कोई दिक्कत क्या नहीं, तो क्या समझ में आया,
यहाँ पर भी देखो -1 हुआ, यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ये भी एक डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर भी देख सकते हो क्या हुआ है, यहाँ पर भी क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसी क्लोरीन का एक बार ऑक्सीडेशन हुआ है, एक बार उसी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ, उसी क्लोरीन का एक बार रिडक्शन हुआ है। मतलब कि सेम एलिमेंट का अगर एक बार ऑक्सीडेशन हो जाए, एक बार सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो जाए, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। हिंदी में बात करोगे तो इसको असमानुपाती अभिक्रिया भी कहते हैं, असमानुपाती रिएक्शंस। ठीक है, समझ में आई क्या? तो यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं रही होगी। आखिर इसका नाम क्या करोगे? इसका नाम भी बता दूं क्या आपको? इसका नाम NaClO3 का। अभी देखो मैंने बताया कि देखो क्लोरिक था तो H+ हट चुका है, तो इसका नाम क्या है? इक जो होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 8 में। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोरेट हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम क्लोरेट। ओ हो भाई साहब, देखो यहाँ पर गलती देखो जल्दी से, देखो ना कई बार हो जाता है। ठीक है, दिमाग में वीडियो रिकॉर्ड करते समय ना दिमाग थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा ना रिफ्रेश नहीं होता है ना, तो फिर ऐसे ही होता है। देखो मैंने यहाँ पर परक्लोरिक लिख रखा, तो यहाँ पर परक्लोरिक नहीं है भाई साहब, इसको मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये परक्लोरिक नहीं था, ये क्लोरिक था। यहाँ भी परक्लोरिक नहीं है, यहाँ पर क्लोरिक है। ठीक है, तो ये इक था, 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ गलती नहीं है, इक 8 में ही कन्वर्ट होगा, बाकी सब चीज़ सही है। इक किस में कन्वर्ट होगा? 8 में। पर नहीं होगा कि हम लोग ClO3 को क्लोरिक कहते हैं। ठीक है, तो इतना माफ़ कर देना। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? NaClO3 का जो नाम हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? सोडियम, ये हो जाएगा सोडियम। NaClO3 का नाम क्या रहेगा? ClO3 हो जाएगा। फिर ClO3 को मैंने क्या होता है? क्लोरिक था, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 8 में, तो सोडियम क्लोरेट हो जाएगा, सोडियम क्लोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम मतलब क्या हुआ कि जब कोल्ड एंड डाइल्यूटेड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा, NaOH के साथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशन रहेगा तो सोडियम क्लोरेट बनाएगा, जिसमें ClO3 में जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +5 होगी। तो यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई। ये भी एक डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है, और ये भी है कि सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी। मैंने कहा कि जब आप हॉट कंडीशन लेते हो तो जो भी आपके पास ये HOCl बन रहा होता है वो ClO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ऐसा होता है, बनता तो अंदर है, मगर NaOH होने के कारण जो Na होता है, उस Na जो होता है उस H को रिप्लेस कर देता है, इस वजह से NaClO3 बना। आई होप ये दो रिएक्शंस आपको समझ में आई होंगी। दिमाग में रख लेना भाई यार, ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भूलना मत। अच्छा, दूसरी एक बार बता दूं कि जो रिएक्शन तुम NaOH के साथ करा रहे हो, जो रिएक्शन तुम NaOH के साथ करा रहे हो, वही सेम रिएक्शन आपके पास ब्रोमीन के साथ पूछता है या आयोडीन के साथ करता है, पूछता है, तो सेम रिएक्शन होगी। भाई साहब पेपर पूछ सकता है, मैंने क्लोरीन के साथ करा रखा है, मैंने क्लोरीन के साथ आपको बताई, पेपर में आपके पास ब्रोमीन के साथ भी पूछ सकता है। तो मैं एक बार आपको बता जरूर देता हूँ, कहीं कि ऐसा हो सकता है करके ना हो। मैंने देखो क्या बताया, आपके पास अगर पेपर में ऐसी चीज़ें आ जाती है, मान लो आपने यही पढ़ी, आपको क्लोरीन के साथ पढ़ी NaOH, पेपर में आ गया ना भाई ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो गया और मास्टर ने तो पढ़ाया ही नहीं मेरे को, तो भाई डरना है क्यों? बिल्कुल सेम कंडीशन है ना, वो फिर से बोलेगा कोल्ड एंड डाइल्यूट बोलेगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन रहेगी, कुछ नहीं करना। जो काम तुम यहाँ करते तो वही काम यहाँ भी करना। यहाँ देखो Cl था तो यहाँ NaBr रहेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं बदलना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं बदलना भाई, यहाँ भी ना NaOBr रहेगा। जहाँ पर Cl था ना वहाँ बस Br लगा देना, बाकी कुछ भी नहीं बदला रिएक्शंस में, कुछ भी नहीं बदला है। तो एक रिएक्शंस को याद करोगे दो, बाकी ऑटोमेटिकली रिमेंबर हो जाएंगे। मैंने कहा कि यार भाई साहब तुमने कहा कि ना यार NaOH की रिएक्शन किसके साथ करा दो यार, आयोडीन के साथ करा दो। तुमने कहा कि अच्छा ब्रोमीन के साथ ही करा दो, मगर यार हॉट के साथ करा दो। हमने कहा अच्छा हाई गर्मी आ गई तुम्हारी, तो बड़ी जल्दी गर्मी आ रही है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तब क्या करोगे? तो यहाँ पर फिर से पागल हो गए तुम, कहोगे यार अब तो मुझे दिक्कत हो रही है। हमने कहा ऐसा क्यों यार, समझ नहीं आ रहा। हमने कहा यार फिर से वही बनाना ना, NaBr क्यों नहीं बना रहे हो तुम? NaBr बनाओ, और NaOBr जो होता ना वो NaBrO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, NaBrO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर ये बना दोगे। बनना तो सेम ही ना, जो काम यहाँ कर रहे थे वही काम यहाँ भी करना है, केवल जहाँ Cl था वहाँ Br लगा देना मेरे भाई, और कुछ नहीं करना है तेरे को। समझ गए कि नहीं समझे? समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक,
समझ में आ गई कि जो रिएक्शन तुमने क्लोरीन के साथ करा है बिल्कुल सेम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हो। मैंने ब्रोमीन के साथ कहा, तुमने कि आयोडीन के साथ नहीं होगा, क्या होगा? बिल्कुल सेम कंडीशन भाई, जहाँ ब्रोमीन होगा वहाँ पर आयोडीन लगा देना बस। आई होप समझ में आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शंस है ना भाई, तो वो नेक्स्ट रिएक्शंस हमारे पास देखो NaOH की रिएक्शन है सल्फर के साथ है। ये सल्फर पता है, ये सल्फर है भाई साहब, सल्फर। क्योंकि यार सल्फर तो भाई ना, सल्फर तो एस के फॉर्म में होता है। एसिड क्या होगा ये भाई साहब? सल्फर का ना ये एलोट्रोपिक फॉर्म है। सल्फर का क्या है? ये एलोट्रोपिक फॉर्म है। अभी मैंने बताया कि ये जो NaOH होगा, NaOH का नाम क्या होगा बताओ? अभी बताया था, याद हुआ कि भूल गए? NaOH का नाम क्या होगा? नहीं याद है ना? नहीं याद है ना? अभी पेपर में ना बैठे रहना, पेपर में ऐसे याद कर लो बैठ के आराम से। NaOH का नाम क्या होगा? कॉस्टिक सोडा होगा, कॉस्टिक सोडा होगा भाई साहब। स्पेस भी कम है, चलो यार छोटा छोटा लिख देता हूँ, कॉस्टिक सोडा होगा। उस तरीके से यहाँ पर बात करो कॉस्टिक सोडा होगा। इसी का दूसरा नाम क्या मैंने बताया? सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शंस कराना चाहते हो, इसकी रिएक्शन कराना चाहते हो तो क्या करोगे? क्या करोगे? यहाँ पर ना थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा रट्टाफिकेशन लगाना पड़ेगा भाई। यहाँ पर NaOH है ना, तो NaOH की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हो ना, तो Na2S बनता है, Na2S बनता है, Na2S बनता है प्लस 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 Na2S2O3। देखो मैं यहाँ पर ना ज़्यादा पकाना नहीं चाहता हूँ, समझा तो सकता हूँ मैं आपको, टेक्निक्स हैं, मगर काफ़ी थोड़ा सा लेंदी है यार। पेपर में ना डायरेक्ट इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोगों को ना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो देखो काफ़ी लेंदी हो चुकी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट करूँ, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा बहुत लॉजिक दे दूँ तो फिर देखो प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट बता उसके थ्रू लॉजिक में देने की कोशिश करता हूँ। क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो -1 होती है। और यहाँ भी क्लोरीन का देखो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। अभी मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कई लोगों को नहीं पता होगी, तो दिक्कत तो यही है ना। मैंने अभी पढ़ा नहीं रखे देखो ज़्यादा वीडियोज़, ज़्यादा लेक्चर मैंने देखो यूट्यूब पर मैंने नहीं बना रखी, इस वजह से मुझे नहीं पता है किसी को पता है या नहीं पता। इस वजह से देखो मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें बता नहीं रहा हूँ। तो मैं नॉर्मली जो बात कर रहा हूँ उतना ही बात कर रहा हूँ। बाकी ऑनवर्ड्स में जब बेसिक को ज़्यादा भी डिस्कशन करूँगा तो फिर मैं आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक को एक सिंगल वीडियो में कन्वर्ट करके दे दूँगा, तो फिर आप उसको समझ लेना, ठीक है। अभी मैं इतना ही समझ लो, ठीक है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट थी, मैंने कहा था जब भी हॉट कंडीशन होगी तो हॉट कंडीशन में तुम्हें इतना पता है, कोल्ड में मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बनानी थी, और हॉट में पता है कि ना गर्मी बढ़ जाएगी ना तो फिर चार्ज भी बढ़ जाएगा, चार्ज +5 वाला बन जाएगा, ठीक। उसी तरीके से मैंने बताया कि एसिड वाले के साथ रिएक्शन कराओगे ना, तो यहाँ देखो सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ना -2 होता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। फिर यहाँ पर देखो H2O3 में ना कभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता होगा ना, तो यहाँ पर निकालना ना आपको ना +2 मिलेगा। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो हमने कि देखो ये भी एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। सल्फर का 0 से -2 में जाना रिडक्शन होना, 0 से +2 में जाना ऑक्सीडेशन होना। तो मतलब किसी सेम एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन होना, किसी सेम एलिमेंट का एक बार रिडक्शन होना, वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को शो करता है। तो यहाँ पर बात आती है, इसका नाम मैं आपको बता दूं, तो इसका नाम जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। नाम भाई प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में आ जाएगा ना तो फिर बैठे रह जाओगे यार, नाम प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बाकी मैं ऑक्सो एसिड की एक सेपरेट वीडियो अगर बनाऊंगा, मान लो टाइम मिलता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा। बाकी इतना प्रैक्टिस कर लेना, इतना भी डीप में पढ़ोगे ना फिर पढ़ते ही रह जाओगे, यही इतना टाइम नहीं है ना। देखो Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस करने से ही होगा। जहाँ समझाया जा सकता है ज़्यादा तो वहाँ समझा रहा हूँ, जहाँ लगता है आपको रिमेंबर करनी चाहिए वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि भाई आपको रिमेंबर करनी चाहिए। इसका नाम आपको पता हो कि भाई साहब जब भी आपके पास ना S के ऊपर -2 होता है, सल्फर के ऊपर -2 होता है, तो हम लोग यह S2- कहते हैं, इसको हम लोग सल्फाइड के नाम से जानते हैं, सल्फाइड के नाम से जानते हैं। इसी वजह से हम लोग कहेंगे कि ये जो नाम आपके पास आया ना, ये जो नाम आया इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो आएगा ना इसको बोलेंगे सोडियम सल्फाइड। क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फाइड नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत हुई क्या यहाँ पर? तो दिक्कत नहीं हुई होंगी। तो मेन दिक्कत देखो मैंने आपको थोड़ी बहुत लॉजिक्स दे रखी हैं, और बाकी आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताए, नाम कैसे किए जाते हैं थोड़ा बहुत वो बता रखा है। बाकी थोड़ी बहुत तो
काफ़ी चीज़ें तो रिमेंबर करनी पड़ेंगी आपको, कि प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखो एक बार वीडियो को देखा तुमने, वीडियो को देखने के बाद अपने हाथों के थ्रू ना जब आप प्रैक्टिस करोगे, उसको बोलोगे क्या कंपाउंड बन रहा है, तब जाके आपको प्रैक्टिस होगी। वीडियो को देख लोगे तो फिर बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। जो रिएक्शन बताया है ऑन दी हैंड वीडियो को पॉज करो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तुम अपने हाथ से लिखोगे तब जाके तुम्हारी एक्चुअल प्रैक्टिस होती है। तो फिर लिखना जरूर, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक ये भूल भी जाना कि तुम पेपर में लिख कर भी आओगे। जब तुम अपने कॉपी में लिखोगे तब जाके प्रैक्टिस होगी। तो रफ जहाँ भी बैठे हो वीडियो को पॉज करो, पहले प्रैक्टिस करो हर एक रिएक्शन को लिख कर। अब मैंने यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है कि अमोनिया रिएक्ट्स विद द एक्सेस ऑफ क्लोरीन, मतलब कि अमोनिया रिएक्ट करता है जब क्लोरीन एक्सेस में होता है। अब एक्सेस का मतलब समझते हो? एक्सेस का मतलब समझ में आता है? इस एक्सेस का मतलब होता है ना EXCESS, इस एक्सेस का मतलब होता है ना ज़्यादा या फिर होता है अधिक। नहीं पता तो जान लो भाई साहब, मैं बता दूं। मतलब क्लोरीन यहाँ पर एक्सेस में, क्लोरीन क्या है? एक्सेस ऑफ क्लोरीन, मतलब क्लोरीन एक्सेस में है यहाँ पर। तो मैंने कहा कि अमोनिया मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है। कि जब ऐसे पेपर में दे देगा ना, कई लोगों को तो यही नहीं पता होंगे कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, तो पेपर में रिएक्शन के खाक लिख कर आओगे। तो नाम तो पता होना चाहिए ना फॉर्मूला, पहले तो यही दिमाग में लगा होता है अमोनिया रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑफ क्लोरीन। तो अमोनिया का फॉर्मूला तो पता होगा, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। भाई साहब कह रहे हैं कि अमोनिया का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया जाए। अगर क्लोरीन के साथ कराओगे तो मेरे पास क्या बनेगा? क्लोरीन के साथ कराओगे तो यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि यहाँ पर क्लोरीन एक्सेस में है। पेपर में ना ये बात नोटिस जरूर कर लेना, क्या चीज़ एक्सेस में है? क्लोरीन एक्सेस में है। अगर क्लोरीन एक्सेस में होगा तो भाई साहब मेरे पास बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? तो बनने वाला कंपाउंड देखो मैं क्या लॉजिक दे रहा हूँ, जो यहाँ पर H है इस क्लोरीन को, देखो इसको आपको ना केवल ये सब मैंने ये जो मैं यहाँ पर जो एरो के थ्रू समझा रहा हूँ, ये केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, बैठ के पेपर में उसको भी लिखने मत लगना, इसको जाके पीछे पेपर के ना वहाँ पर रखना या रफ में काम कर लेना। ये मैंने कहा कि ये जो NH3 है यहाँ पर जो आपके पास H दिख रहा नहीं है, H क्या काम करना? देखो रिएक्शन को कुल मिला के आपको ना लैब में देखो यहाँ पर प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं कि कुछ में तो लॉजिक पता चल जाता है, कुछ रिएक्शंस आपको बाय हार्ट उसको रिमेंबर तो करना पड़ता है। कि सामने वाले देखो आपको ज़्यादा कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं थोड़ा सी हेल्प आपको कर दूंगा कि यार कैसे लॉजिक मैंने कैसे रिमेंबर करे थे इन रिएक्शंस को। तो जिस तरीके से मैंने इन रिएक्शंस को रिमेंबर कर रखे थे, मैंने आपको साथ वो आपको जो सिनेरियोज होते हैं वो शेयर किए हैं। बाकी आपको मैं थोड़ी सी आप अपना भी एफर्ट लगा सकते हो, मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। NH3Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर देखो जो H है, इस H को हटा के ना एक Cl ना यहाँ पर इंसर्ट करा दो, मतलब इस H को हटा कर एक Cl लेकर आओगे। बताओ कैसी दिखेगी? NCl3। बताओ मैंने क्या कहा कि जो H है ना H को हटा दो, H को हटा दोगे तो जो Cl यहाँ 2 Cl थे ना, Cl को ला के यहाँ पे रख दो तो NCl3 बन जाएगी। यहाँ जो H निकला था, यहाँ जो H निकला था हटाए थे ना, निकला कि नहीं निकला? बताओ। H को हटाया ना, जो H हटा रखे हो एक देखो यहाँ पर Cl आ गया तो NCl3 बन गए। यहाँ पर जो H था वो Cl के साथ कंबाइन होकर HCl बना लेगा। जो H निकला था और ये जो Cl था वो HCl बना लेगा। समझ में आई? नहीं समझ में आया क्या? अरे भाई साहब यहाँ देखो H है ना, यहाँ पर H है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर अगर H है तो एक H को हटा के मैंने यहाँ पर Cl में यहाँ रख दिया। देखो H को कुल मिला के इस H को देखो यहाँ से गायब कर दो। H को जब गायब करोगे तो यहाँ पर Cl आ जाएगा NCl3। जो H गायब हुआ वो Cl के साथ कंबाइन करके HCl बना लेगा। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि ये जो मेरे पास NCl3 बना, ये ध्यान रखना NCl3, ये जो NCl3 बनाना ये मेरे पास क्या येलो ऑयली लिक्विड होता है। पहली बात तो ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है मेरे पास, ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। एक्सप्लोसिव का मतलब ये विस्फोटक है, विस्फोट करने के लिए काम आता है एक्सप्लोसिव कंपाउंड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या होता है? येलो ऑयली लिक्विड होता है, येलो कलर का होता है, येलो ऑयली लिक्विड होता है ये। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दिमाग में रखना चाहते तो रख लो, नहीं रखना चाहते तो बस इतना पता होना चाहिए कि भाई साहब एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। मतलब कि ये जो NH3 अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, अगर क्लोरीन एक्सेस में होता है तो NCl3 बनता है, जिसको हम लोग अगर इस NCl3 का नाम मैं बता दूँ ना, NCl3 का जो नाम है ना नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड है। क्या? नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड है।
क्या नाम होगा, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड होगा इसका नाम। तो इसका NCl3 का नाम नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड होगा। मतलब कि जब अमोनिया रिएक्शन करता है एक्सेस ऑफ क्लोरीन से, एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो NCl3 बनता है, जिसको हम लोग नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड कहते हैं। और अलॉन्ग विद दैट हमारे पास HCl की फॉर्मेशन होती है, HCl के वेपर्स की फॉर्मेशन होती है। आई होप इस रिएक्शंस को याद करने में थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। अब बात करते हैं इसके नीचे की 5th रिएक्शन, जो कि हमारा लास्ट रिएक्शन होगा, एक्सेस ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन एक्सेस में था, अब अमोनिया एक्सेस में होगा। ये तीनों रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैं आपकी ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएंगी। मैंने यहाँ पर क्या बताया कि ये जो अमोनिया है वो अब एक्सेस में है। अभी यहाँ पर पहले क्लोरीन ज़्यादा था, अब यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन यहाँ पर एक ज़्यादा नहीं होगा, वो लिमिटेड अमाउंट में होगा। कैसा होगा, लिमिटेड सप्लाई होगी क्लोरीन की। यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई होती है, यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई होती है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ठीक दिमाग में रखना। कुल मिला के आपको बस इतना ध्यान रखना, अमोनिया यहाँ पर एक्सेस में होता है। अमोनिया जब एक्सेस में होता है तो क्या होता है, जब अमोनिया एक्सेस में होता है ना, तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनता है। पिछले रिएक्शंस में आपको पीछे बताया था ना, अमोनियम बना था, NH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम। तो ये क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, प्लस नाइट्रोजन गैस लिबरेट करता है, नाइट्रोजन गैस लिबरेट करता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखो यार, अमोनिया थी, मैंने आपको पीछे एक हिंट दिया था, देखो थोड़ा बहुत दिमाग में रख सकते हो इसको, कि अमोनिया मैंने कहा था कि अमोनिया जो होता है, अमोनिया अगर H+ के साथ कंबाइन करता है, अमोनिया अगर H+ के साथ कंबाइन करता है तो ये क्या बनाता है, अमोनियम बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है, बताओ, अमोनियम बनाता है। अब भाई साहब वहाँ रिएक्शन में अमोनियम बना लेता है, तो अमोनियम, ये क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो भाई साहब ना ये अमोनियम है क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड बना लेंगे। ये बात रही नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन ज़्यादा, दिमाग लगाओ, अमोनिया एक्सेस में है। अमोनिया अगर एक्सेस में है तो जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन ज़्यादा होगा। दिमाग लगाओ, यहाँ पर देखो ना, अमोनिया एक्सेस में है, अमोनिया में नाइट्रोजन है कि नहीं है, बताओ। अमोनिया अगर एक्सेस में है, इसका मतलब ये होगा नाइट्रोजन ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी बना, देखो यहाँ पर N2 गैस लिबरेट हुआ, यहाँ पर NH4Cl, देखो यहाँ भी एक नाइट्रोजन था, यहाँ भी दो नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन ज़्यादा हुआ कि नहीं हुए। इस वाले रिएक्शन में देखो जरा, यहाँ पर देखोगे तो क्लोरीन एक्सेस में था, जब क्लोरीन एक्सेस में हुआ तो बताओ, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वहाँ पर देखो क्लोरीन ज़्यादा नहीं है क्या, बिल्कुल ज़्यादा है यार। देखो यहाँ पर NCl3 में 3 क्लोरीन है और यहाँ पर मतलब 1 क्लोरीन है। मतलब कि जब क्लोरीन एक्सेस में है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा है। जब यहाँ पर अमोनिया एक्सेस में है तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन ज़्यादा है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। तो अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। नाम बता देता हूँ, इसका नाम क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी एक बात, कई लोग बोलेंगे भाई साहब क्या यार रिएक्शंस को बैलेंस करके दिखाना मैंडेटरी है, क्या नेसेसरी है? तो बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। कोई भी नहीं कहता है कि रिएक्शंस को बैलेंस करके दिखाओ। दैट इज़ योर चॉइस, कि आपके क्या चॉइस है कि आप रिएक्शंस को बैलेंस करके दिखाना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। सामने वाला आपका किसी भी तरीके का नंबर डिडक्शंस नहीं करेगा, मतलब कि कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। बैलेंस करके अगर आप दिखाना चाहते हो, आपको लगता है रट्टाफिकेशन आप लगा लोगे तो रट्टा मार लो भाई, मुझे तो नहीं लगता इतना रट्टा, बहुत सारे रिएक्शंस है अभी। तो केवल आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ, आपको ये बस प्रोडक्ट लिख के दिखाने हैं, बैलेंसिंग पे फोकस नहीं करनी। बैलेंसिंग के कोई भी नंबर्स आपको कोई नहीं काटने वाला है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, आपको केवल प्रोडक्ट याद करनी है, बैलेंसिंग पे फोकस नहीं करनी है। मैंने देखो जितनी भी रिएक्शन बता रखी, किसी भी रिएक्शन में आपको बैलेंसिंग पे फोकस नहीं करिए, कि बैलेंसिंग के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो फिर क्यों यार दिमाग अपना ख़राब करना, ठीक। इतनी जितनी बताई है उतनी ही लिख कर आनी है, आपको किसी भी तरीके के मार्क्स का डिडक्शंस नहीं होगा, ठीक। तो ये था अमोनियम, और ये Cl के लिए क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। समझ में, ये अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये वाइट फ्यूम्स होता है, सफ़ेद धुआं होता है, ठीक है। वाइट फ्यूम्स होता है, वाइट फ्यूम्स निकलता है। मतलब कि जब इसकी रिएक्शंस कराते हैं ना, तो वाइट फ्यूम्स हमें क्या मिलता है, मतलब सफ़ेद धुएँ मिलती है। वो सफ़ेद धुआं किसका होता है, वाइट फ्यूम्स किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड का होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत क्या है, नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर किसी भी तरीके के मुझे नहीं लगता है दिक्कत हुई होंगी। मैंने जो रिएक्शन समझानी थी समझा दिया है।
एक बार फिर से आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या रिएक्शंस बताई है। पहले देखो मैंने एक बार सम अप कर देता हूँ कि पूरी रिएक्शंस के थ्रू मैंने आपको क्या बताया कि जो रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले मैंने बताया कि NaOH होता है, NaOH को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, या कॉस्टिक क्या कहते हैं हम लोग, कॉस्टिक सोडा कहते हैं, या फिर हम लोग इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो फिर पहला क्या आता है, NaCl बनाता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ऐसे रिएक्शंस करा के दिए कि देखो डाइल्यूट का मतलब होता है H2O। अगर डाइल्यूट का मतलब होता है H2O, इसका मतलब पक्की बात है भाई पानी के साथ रिएक्शन करेगा। पानी मेरा कैसे टूटेगा, H+ और OH माइनस में, तो 2 का HCl बन जाएगा। जो H होगा H को हटा के मैंने Na लिख दिया था, तो वही मैंने बताया H को हटा के मैंने, देखो H को हटा के यहाँ पर, H को हटा के मैंने यहाँ पर, भाई साहब ये पेन भी ना बड़े धोखेबाज होते हैं, ठीक है। हमने कि ये H को हटा के क्या लिखना है आपको, इस H को हटा के आपको Na लिखना है, ठीक है। इस H को हटा के, इस H को हटा के आपको Na लिख देना। यहाँ पर जो भी H था यहाँ पर भी H को हटा के आपको Na लिख देना है, ठीक है। वही काम करना था। जब हॉट कंडीशन आएगा तो HOCl जो होगा वो HClO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से जब HClO3 में कन्वर्ट तो होगा, मगर आपने जो रिएक्शन करवा रहे हो यहाँ पर NaOH, फिर से क्या करेगा, NaOH का जो Na होगा उस H को हटा देगा तो NaClO3 बन जाएगा, जो कि इस रिएक्शन में NaCl3। दो इंपॉर्टेंट बात की, देखो जब कोल्ड रहेगा तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बना है, हॉट रहेगा तो फिर भाई साहब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब गर्मी ज़्यादा है ना तो भाई चार्ज बढ़ जाएगा ना, पारा बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो NaOH हो जाएगा ना यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत क्या नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया कि आपके पास रिएक्शंस आई, यहाँ Na2H2O3 को हम लोग सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जानते हैं। अगर सल्फर के साथ रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, अमोनिया के साथ कराते रहे हो, मगर यहाँ दिमाग में ये रखनी है कि अमोनिया में कौन एक्सेस में है और कौन एक्सेस में नहीं है, तो ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, एक्सेस में भूलना मत, कौन एक्सेस में कौन नहीं है। अगर एक्सेस में क्लोरीन है तो NCl3 मेन बनेगा, और यहाँ पर अगर अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास नाइट्रोजन गैस निकलेगा, जो कि नाइट्रोजन गैस आपको पता होना चाहिए एक डाईमैग्नेटिक गैस है। कैसा है, डायामैग्नेटिक गैस है, मतलब कि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, डायामैग्नेटिक गैस है। और ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक गैस है, तो लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक गैस है और नाइट्रोजन क्या डायमैग्नेटिक गैस है। तो छोटे मोटे 1 नंबर के MCQ में बाय द वे कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो कर सकते हो, नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक। आई होप इस लेक्चर्स में बताई गई तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर इस लेक्चर्स में बताई गई तमाम बातें समझ में आई होंगी तो एक बार नोट डाउन पहले कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो जो मैंने बता रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने रिएक्शन लिख रखी है। पहला ये रहा। दूसरी बात यहाँ पर रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ हर एक चीज़ें, ठीक है। ये मेरे पास है दूसरी रिएक्शंस, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो इसको। तो जो भी आपको लगता है कि आपको इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो तो आपको इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, शायद जिनको इस वीडियो की सच में रिक्वायरमेंट होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।